हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 14 जून। यहाँ पर 14 जून की आज हम द हिंदू न्यूज एनालिसिस की बात करेंगे। जो भी यहाँ पर आज मेरे 5 विषय होने वाले हैं उस पर हम एक एक करके देख लेते हैं। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ के नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में कुछ सदस्य देशों को मान्यता दी गई है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठंडा लावा, अभी तक आप लोगों ने गर्म लावा का सुना है जो कि दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसी तरीके का एक गर्म ठंडा लावा है। कैसा है? कोल्ड लावा है, वो भी दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखता है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये नया चर्चा का विषय है, तो इम्पोर्टेंट है। चौसिंगा, अब ये चौसिंगा क्या है इसको देखना जरूरी है। ए आई सी डी के वाटर चैलेंज ऑफ इनोवेशन फॉर यू, ये नीति आयोग की संज्ञा है, तो इसको थोड़ा सा हम जरूर देखेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट है। तो आज यहाँ पर 4 करंट अफेयर्स की बात करने हैं, तो इसलिए जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा ऐप है नट लर्निंग ऐप, याद रखिएगा ऐप है नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक पर क्लिक करके आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। ये बहुत अच्छी बात है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में ला सकते हो। जल्दी जाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ऐप को डाउनलोड कर लो, टेस्ट सीरीज लगाना हो ऐप को डाउनलोड कर लो, वीडियो को भी देखना हो तो ऐप को डाउनलोड, तो ऐप को जाके आप एक बार जरूर लॉगिन करके डाउनलोड करके देखो उसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो हम 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूएनएससी के नए गैर स्थायी सदस्य के बारे में। देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो यहाँ पर हाल ही में पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को, ध्यान रखिएगा कितने, 5 देशों को। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान हो गया, सोमालिया हो गया, डेनमार्क हो गया, ग्रीस हो गया और अंतिम में पनामा हो गया। ये पांचों देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला। तो ये पांचों देश जो हैं गैर स्थायी सदस्य के रूप में हैं यूएनएससी, आप याद रखिएगा नाम, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए। 2 वर्ष के लिए, कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। यूएनएससी के नए सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? आपके सामने ये एक माइंड में चल रहा होगा, भैया चुनाव कैसे होता है। तो चुनाव की प्रक्रिया और क्षेत्रीय समूह को समझते हैं थोड़ा सा। उम्मीद है आप लोग सभी चीजें जानते हो, पर फिर भी हम एक रिवीजन के तौर पे थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि करंट अफेयर का विषय था ये पांचों देश। अब ये पांचों देशों के नाम आपसे एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है पॉइंट वाइज दे दिए जाए पांचों देशों के नाम, इनमें से 2-3 के नाम दे दी जाए और बाकी के नाम पूछ लिया जाए कि इनमें से 1-2 या 2-3 इस तरीके से कौन सा। तो इस तरीके से पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा। आपको यहाँ पर कुछ चीजें कुछ अलग दिख रही होंगी, जैसे कि पाकिस्तान एशिया में है। कहाँ पर? एशिया में है। सोमालिया कहाँ पर? अफ्रीका में है। डेनमार्क कहाँ पर है? डेनमार्क की बात की जाए तो ये यूरोप में पड़ता है। ग्रीस, ग्रीस कहाँ पर है? तो ग्रीस भी आप देखोगे यूरोप में है। पनामा, पनामा देखोगे तो आप कहां पर है? ये अमेरिका के बीच में पड़ता है पनामा। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट, महाद्वीप से ये लिए गए हैं, ठीक है। अब चुनाव प्रक्रिया और क्षेत्रीय समूह की बात करते हैं। भैया नए सदस्यों को चुनाव किया जाता है तो कैसे किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सीटों के लिए, स्थायी की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना है, हर चीज को ध्यान से समझना है। अस्थायी सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया में क्षेत्रीय समूह एवं उम्मीदवारों को नामित किया जाता है। 4 क्षेत्रीय समूह शामिल होते हैं इसमें। कौन कौन से हैं? नवनिर्वाचित सदस्य अफ्रीकी समूह के लिए सोमालिया को चुना गया है, मैंने अभी आप लोगों को बताया है। एशिया प्रशांत के लिए पाकिस्तान को चुना गया है। वहीं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन समूह से देखा जाए तो पनामा को चुना गया है। पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह से देखा जाए तो डेनमार्क एवं ग्रीस को चुना गया है। ये जो 5 देश हैं 4 क्षेत्रीय समूहों से चुने जाते हैं। अफ्रीका से चुना गया, एशिया प्रशांत से चुना गया, लैटिन अमेरिका कैरिबियन से चुना गया और पश्चिमी यूरोप या अन्य समूह से चुना गया। तो पांचों देशों के नाम और 4 क्षेत्रीय समूहों के नाम आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक क्षेत्रीय समूह आमतौर पर 2 साल के कार्यकाल के लिए महासभा में प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवारों पर सहमत होता है। इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो 5 सदस्यों देश है इनका कार्यकाल अस्थायी तौर पर 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? भैया ये चुनाव हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है?
तो सुरक्षा परिषद यूएनएससी के भीतर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है, क्षेत्रीय नेता हैं, उनको सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, जो वैश्विक भू राजनीतिक विविधता और हितों को दर्शाता है। वर्तमान और नए सदस्यों की बात की जाए तो नए सदस्यों में मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड जैसे निवर्तमान देशों की जगह ले रहे हैं। तो ये जो वर्तमान के सदस्य हैं, ये 5 सदस्य हैं, मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड, इन देशों की जगह लेंगे, ध्यान रखना। सुरक्षा परिषद की भूमिका एवं चुनौतियों को समझना इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि यूएनएससी है, नाम ही इसका छुपा हुआ है, कार्य इसमें नाम में ही कार्य छुपा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा देना। याद रखिए, क्या देना? सुरक्षा देना। अब सुरक्षा कैसे देना? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सुरक्षा और शांति बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके स्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति के कारण इसकी प्रभावशीलता में बाधा आ सकती है। आपको पता होगा इसके स्थायी सदस्य कितने स्थायी सदस्य हैं? कमेंट करके बताइएगा यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है और इन स्थायी सदस्यों को वीटो पावर करने की शक्ति है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है और ये जो बाधा है वो उत्पन्न हो जाती है वीटो से। अब हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है इसको समझ लेते हैं और यहीं पर समझ लेंगे 5 जो स्थायी सदस्य हैं। आप लोगों ने कमेंट करके तो बताया नहीं, तो हम बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में स्थापित हुआ था और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूएन के 6 अंग हैं, ध्यान रखना आपको, कितने अंग हैं? 6 अंग। इन 6 अंगों में से 5 अंग अलग हैं और एक जो अंग है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। अगर अब आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि 6 अंगों के नाम क्या क्या हैं, ये इंपोर्टेंट है। यूएनएससी सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 15 है। कितनी है? 15 है। लेकिन 15 में से 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको हम P5 कहते हैं, परमानेंट मेंबर। 5 स्थायी सदस्यों के नाम कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, रूसी संघ रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। तो ये जो 5 सदस्य हैं इनको वीटो पावर करने की शक्ति भी प्राप्त है और ये इनको P5 भी हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 10 कैसे सदस्य हैं? 10 गैर स्थायी सदस्य हैं जो कि 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर यूएनएससी के सदस्यों की संख्या 15 होती है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कानून के अनुसार इसका क्या वर्गीकरण है और कब इसको लाया गया था। तो ओपेनहेम के अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके महत्व के आधार पर 5 राज्यों का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को प्रदान की गई। अब 5 जो राज्य हैं जिनको स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है, मैंने आपको 5 राज्यों के भी नाम बताए थे, है ना, जिसको वीटो पावर की शक्ति भी प्राप्त है और इसका जो गठन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही किया गया था ओपेनहेम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार। सुरक्षा परिषद में भारत की भागीदारी देख लेते हैं जो एक इंपोर्टेंट है। 1950 51, 1968 68, 1972 73, 1977 से 78, 84 से 85, 91 से 92, 2011 और 12, 2021 और 22 की अवधि के दौरान एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में रही है इसकी भागीदारी। किसकी? भारत की। ध्यान रखिएगा, जो भारत की भागीदारी है इतने काल पीरियड में रही है, अलग अलग समय में रही है। तो मैंने आपको हर एक डेट को आपको पॉइंट चिन्हित कर दिया है। जो भारत की भागीदारी है वो गैर स्थायी सदस्य के रूप में इतने टाइम पीरियड में रही है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, नोट करना हो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ठंडा लावा क्या है? आप ये जो राख देख पा रहे हो, ये राख जैसा आपको दिख रहा है, ये ठंडा लावा है। क्या है? ठंडा लावा है। अब आप लोगों ने अभी तक गर्म लावा तो सुना है जो आग के भट्टारे, आग के भंडारों की तरह होता है, लेकिन ये ठंडा लावा है। किससे? इसमें हम नहा सकते हैं क्योंकि ठंडा है, गर्मियों के समय तो नहा ही सकते हैं। चलो खैर अब देख लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ऐप है नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर डाउनलोड सर्च करके नट लर्निंग ऐप सर्च करेंगे तो आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह चीजें लगा सकते हैं। ठंडा लावा, हम एक कोल्ड की बात करते हैं। कोल्ड वोल्केनो क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं भैया ये कहाँ बह रहा है। तो फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप पर, कहां पर? फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप पर माउंट कैनलाओ प्राकृतिक पार्क में एक विस्फोट हुआ
उसके बाद ठंडे लावा की नदियां बह रही हैं। सबसे पहला मामला तो ये याद रखना है, कहाँ किस देश का है, फिलीपींस का। एग्जाम में नाम ही आ सकता है, देश पूछा जा सकता है, फिलीपींस का है। किस द्वीप पर है, तो यह नेग्रोस द्वीप पर है। अगर वहीं वहीं बात आ जाए कि कौन से माउंट पर है, तो माउंट कनलाओ पर है। और कैसा प्राकृतिक रूप से विस्फोट हुआ और ठंडे लावा की नदियां यहाँ पर बह रही हैं। ठंडी लावा के बारे में समझते हैं। इसे इंडोनेशिया में लहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडोनेशिया में लहर कहा जाता है। हालांकि ये जो विस्फोट हुआ है वो फिलीपींस में हुआ है, लेकिन इंडोनेशिया में इसको लहर कहा जाता है। यह घटना वर्षा के राख, रेत और कंकड़ जैसे ज्वालामुखी पदार्थों के साथ मिलने पर होती है। ध्यान रखिएगा, जो वर्षा होती है उस वर्षा के घटित होने से राख, रेत और कंकड़ जैसे ज्वालामुखी पदार्थों के साथ मिलने से ठंडा लावा की घटना घटित होती है, जिसको हम मिश्रण कंक्रीट जैसा पदार्थ बनता है और उसे हम कहते हैं मिश्रण कंक्रीट है। क्योंकि आप फोटो में देख पा रहे हो कि आपके यहाँ घर बनता है। अगर आपके यहाँ घर बनता है तो छत डलती है, घर पर छत डलती है तो आपने देखा होगा इसी तरीके का कंक्रीट बनता है ना, मिला हुआ। तो इसी तरीके का कंक्रीट आपको देखने को मिल जाएगा, जो अपने रास्ते में आने वाली प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, सही सुना, गर्म लावा जो होता है, हॉट लावा जो होता है, वो भी प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देता है, और ठंडा लावा भी रास्ते में आने वाली प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देता है। वर्षा ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान ठंडे लावा को ज्वालामुखी की ढलानों से नीचे और आसपास के शहरों एवं गांवों के रास्तों में ले जा सकती है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर मान लो कोई ढलान है तो ऊपर से आ रहा है कोई लावा, तो ढलान कोई शहर बीच में पड़ रहा है, उस शहर से या गांव पड़ रहा है, गांव से या रास्तों से पूरा जाता हुआ और नष्ट करता हुआ चला जाएगा। जो पारंपरिक लावा है वो धीमी गति से गतिशील होता है और निवासियों को बाहर निकलने में समय मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पारंपरिक लावा, हम गर्म लावा की बात करें, यहाँ पर गर्म लावा धीरे धीरे गतिशील होता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे चलता है। तो वहां के जो निवासी हैं उनको अपने बाहर निकलने में, प्रवास करने में सहायता मिल जाती है और समय मिल जाता है। लेकिन वहीं अगर ठंडे लावा, कोल्ड लावा की बात की जाए, तो लावा सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिशील होता है। मतलब कि बहुत तीव्र गति से ये बहता हुआ चलता है। ठंडा लावा है तो बहुत तीव्र गति से बहता हुआ चलता है, जिससे वहां के निवासियों को बाहर निकलने में समय नहीं मिल पाता है और सभी चीजों को नष्ट कर देता है। ज्वालामुखी से 60 किलोमीटर दूर फैल सकता है। मान लो ज्वालामुखी अगर मान लो ए पॉइंट पर है और यहां से 60 किलोमीटर तक फैल सकता है, मतलब कि एक पूरे शहर को ही तबाह कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है और तीव्र गति से, मतलब 1 से 2 घंटे के अंदर ही तबाह कर सकता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे हवा ठंडा और गर्म लावा में कितना अंतर है। ठंडा लावा परिभाषित विशेषताओं में से एक है। यह नीचे की ओर जाते समय अतिरिक्त मलबे और तलछट को उठाने की क्षमता रखता है। मान लो अगर ये पहाड़ से जा रहा है, पर्वत से जा रहा है नीचे की ओर, जब ये पर्वत से नीचे की ओर जा रहा है और इसके बीच में कंकड़, बालू, पत्थर जो भी मिलेगा ना, ये सभी चीजों को लेता हुआ चलेगा और ये बड़ा आकार बनाता हुआ चला जाता है। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह मिश्रण तेजी से मात्रा में और विनाशकारी क्षमता में वृद्धि करता है, क्योंकि जब सारी चीजों को मिल रहा है, मिलावट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा होता चला रहा है। अब बड़ा होता चला जा रहा है तो ये शहर वो गांव से जाएगा और तीव्र गति से चल रहा है तो नष्ट करता हुआ वैसे ही जा रहा है, तो और ज्यादा नष्ट कर देता है। अपेक्षाकृत हानि रहित प्रभाव में एक शक्तिशाली बल में परिवर्तित हो जाता है, और या फिर हो सकता है, जिससे कि ठंडी लावा को समझना इंपॉर्टेंट है। और ये फिलीपींस में आया है, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग। इसलिए नियमित लावा प्रवाह की तुलना में अधिक विनाशकारी और घातक माना जाता है। जो और गर्म लावा होता है उसकी तुलना में ठंडे लावा को अधिक विनाशकारी माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके उच्च घनित और घर्षण प्रकृति का तात्पर्य है कि इमारतों, पुलों और सड़कों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे मानव जीवन पर और संपत्ति पर गंभीर खतरा सामने देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इस पे जो उच्च घनत्व घर्षण है वह इमारतों, पुल, सड़कों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे मानवीय जीवन को और संपत्ति को, हर चीज को नुकसान यहाँ मिल सकता है। ठंडा लावा ज्वालामुखी सामग्री के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण आंतरिक रूप से गर्म रहता है, लेकिन इसका जो बाहरी रूप है वह गीले कंक्रीट के समान होता है, इसलिए थोड़ा ठंडा नजर आता है, ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक प्रतिक्रिया, इसमें जो रासायनिक प्रतिक्रिया है उसमें आंतरिक रूप में चलती रहती है। तो ये ठंडा लावा वेरी इंपोर्टेंट है। ज्वालामुखी विस्फोटों से जुड़ा रहता है, मगर लहर किसी विस्फोट के न होने से भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्वालामुखी सामान्यतः विस्फोट से जुड़ा होता है, लेकिन जो लहर है, इंडोनेशिया में जो लहर है वो विस्फोट के ना होने पर भी हो सकती है। विस्फोट नहीं हुआ फिर भी हो सकती है। कभी कभी भारी वर्षा के चलते
बर्फबारी के चलते आसानी से महीन दाने वाली जहरीली ज्वालामुखी तलछट को नष्ट कर एक द्रवित मिश्रण बना सकती है और विशेष तब वनस्पति को ज्वालामुखी जमा वापस उगने का समय न मिला हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर भारी वर्षा हो जाए या फिर बर्फबारी हो जाए या फिर महीन दाने वाली ढीली ज्वालामुखी तलछट हो, उसको नष्ट करके एक द्रवित मिश्रण बनाकर ये आगे चलते हुए चीजों को भी नष्ट कर सकती है जहां पर वनस्पति ना उगी हो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी विस्फोट होगा ये तभी हो सकता है लहर, ये बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी ये लहर की आने की संभावना हो सकती है। डिपेंड करता है एरिया पर, क्षेत्र पर, देश पर और वहां की परिस्थिति पर, ध्यान रखिएगा। तो ये वेरी इंपोर्टेंट है। चौशिंगा। अब चौशिंगा क्या है इसके बारे में समझते हैं। वैसे तो आप लोग इस चौशिंगा को याद कर पा रहे होंगे और देखा भी हो, लेकिन इस चौशिंगा में एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को 4 सींग देखने को मिल रहे हैं, है ना। 4 सींग देखने को मिल रहे हैं। अब ये 4 सींग इस चौसंगे को कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट बना देता है। कैसे बना देता है, चर्चा में क्यों, सबसे पहले ये समझते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में पहली बार एक दुर्लभ 4 सींग वाले मृग चौशिंगा को देखा गया है। कहां पर देखा गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में देखा गया है। कहां पर है ये, किस राज्य में है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। वीरांगना अभ्यारण्य के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। इसकी जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में है। अभी सिर्फ इतना जान लो, ये मध्य प्रदेश में है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसको 4 सिंह वाले मृग के रूप में जाना गया, इसलिए इसको चौशंगा कहा गया। चौशंगा के बारे में क्या है, 4 सिंह वाला एक छोटा बोविड मृग है। कैसा, एक बोविड मृग है, 4 सिंह वाला। एशिया में पाए जाने वाला सबसे छोटा मृग है। 2 खुर वाले तथा जुगाली करने वाले स्तनधारियों को बोविड कहा जाता है। क्या रखिएगा, 2 खुर वाले और जुगाली, जुगाली मतलब मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करने वाले स्तनधारियों को बोविड कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात किया है, इंपोर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली वैज्ञानिक नाम ही पूछ ले जाते हैं। टेल्टासेरस कार्डिनी कोर्निस इसका वैज्ञानिक नाम है। भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भारत एवं नेपाल में स्थानिक प्रजाति के रूप में इसको जाना जाता है। भारत में बात किया तो उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार के प्राकृतिक आवासों में पाया जाता है। मतलब कि ये हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में जो दक्कन का पठार, कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का पठार के आसपास के क्षेत्र में ये पाया जाता है। परिवेश, अधिकांश जो इसका परिवेश है पहाड़ी क्षेत्रों में, खुले क्षेत्रों में होता है। शुष्क एवं पर्णपाती जंगली वनस्पति में पाए जाते हैं, जल निकायों के निकट पाए जाते हैं और वहीं पर अपने आसपास आवास बनाते हैं जहां पर पर्याप्त घास एवं झाड़ियां पाई जाती है, क्योंकि घास और झाड़ियां कोई खाते भी है। शारीरिक विशिष्टता की बात की जाए तो 2 सींग वाले अन्य बोविड्स की अपेक्षा इसमें 4 सींग पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 4 सींग पाए जाते हैं जिसको हम चौशिंगा मृग के रूप में जानते हैं। इस प्रजाति में सिंह केवल नर में ही होते हैं, मादा में नहीं होते। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आए कि ये जो सिंह होते हैं नर मादा दोनों में होते हैं, ऑप्शन गलत, केवल नर में ही सिंह पाए जाते हैं। सींगों का एक जोड़ा कानों के बीच के होता है और दूसरा माथे पर होता है। मैंने आपको फोटो में दिखाया है, एक कानों के बीच पर होता है और एक माथे पर होता है। तो केवल और केवल ये नर में पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए जाते। ये सामान्यतः दिनचर एवं एकांत प्रिय होते हैं, मतलब कि ये इनर पीस, आंतरिक शांति में रहते हैं दिनचर। हालांकि इन्हें 3-4 समूह में भी देखा जा सकता है। एकांत में तो रहते ही हैं, लेकिन हो सकता है ये 3-4 समूह में भी पाए जाए। संरक्षण की स्थिति बात की जाए और यहां से एक क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। आयुषियन की रेड डाटा बुक के संवेदनशील सूची में शामिल किया गया है। इनको खतरा किससे है, कृषि के लिए झाड़ियों और जंगलों की सफाई के कारण इनको खतरा है, आवास के क्षति होने से इनको खतरा है, संरक्षित क्षेत्रों के बीच संपर्क में कमी के साथ साथ शिकार और पशुधन के साथ प्रतिस्पर्धा इनका प्रभाव में भी खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि शिकार हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा भी है, तो इनका संपर्क आ रहा है लोगों के बीच में, तो इनको ये आवास की क्षति हो रही है और कृषि और झाड़ियों जंगलों को सफाई के कारण इनको खतरा नजर आ रहा है। भारतीय जीव वन्यजीव अनुसूची 1 और आयुषियन के संवेदनशील में इनको सूचीबद्ध किया गया है। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं, जहां इनको देखा गया है। मध्य प्रदेश में स्थित है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में यह विस्तृत है। कौन सा, रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। ये 3 जिलों में मध्य प्रदेश में स्थित है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। यह मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। इसके पहले 6 बाघ अभ्यारण्य और भी है। मध्य प्रदेश के 6 अन्य बाघ अभ्यारण्य की बात की जाए तो कान्हा है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, पेंच है, पन्ना है, संजय डुबरी है और वीरांगना दुर्गावती बाघ। तो टोटल 7 हैं। मैंने आपको 7 बाघ अभ्यारण्य के बारे में नाम से रूबरू करा दिया।
नौरादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य को एक साथ मिलाकर बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट है। बाघों की प्राकृतिक आवागमन के लिए पन्ना बाघ अभ्यारण्य को दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य से जोड़ने वाला एक हरित गलियारा भी विकसित किया जा रहा है। एक हरित गलियारा होगा जो कि बाघों के आवास को पन्ना से रानी दुर्गावती के बीच में जोड़ा जा सके। सिंगौरगढ़ का किला इस अभ्यारण्य का स्थित है। अगर पूछा जाए इस अभ्यारण्य में कौन सा किला पड़ता है तो सिंगौरगढ़ का किला पड़ता है। यह बाघ अभ्यारण्य नर्मदा एवं यमुना नदी घाटियों के बीच में स्थित है। नर्मदा नदी बहती है और यमुना नदी बहती है, और नर्मदा और यमुना नदी घाटियों के बीच में स्थिति इसकी पाई जाती है। MICD के वाटर चैलेंज इनोवेशन फॉर यू क्या है, इसको समझते हैं। नीति आयोग ने इस पर प्रमुख टिप्पणी दी है क्या है। तो जल्दी से चैनल पे आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए। ऐप को डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों ही है। यूपीएससी से लेकर स्टेट PCS, टीचिंग, पुलिस, रेलवे, बैंक, सभी चीजों की टेस्ट सीरीज है। आप लोग एक बार जाके जरूर डाउनलोड करके देख लीजिए, आपको ध्यान रखिए। चर्चा में क्यों है तो नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन, जिसको हम एम कह रहे थे या AIM कह रहे थे, अटल इनोवेशन मिशन, याद रखिएगा। तो अटल नवाचार मिशन ने भारत में नवाचार एवं वहनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की घोषणा की है। किसने की है? नीति आयोग के द्वारा की गई है। कौन सी? इसके नाम है एम, ICD के वाटर चैलेंज 4.0 और इनोवेशन फॉर यू। अटल नवाचार मिशन वाटर चैलेंज 4.0, इसके पहले 3 चैलेंज बन चुके हैं, तो 4.0 है और इनोवेशन फॉर यू है। क्या है अटल इनोवेशन मिशन ICD के वाटर चैलेंज 4.0 के बारे में शुरुआत इसकी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य है जो नवीन समाधान है उनके माध्यम से जल संबंधी जो चुनौती है उनका समाधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नीति आयोग और भारत स्थित रॉयल डेनिश दूतावास में इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के साथ इसको सहयोगात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इनोवेशन फॉर यू का 5वां संस्करण क्या है तो इनोवेशन फॉर यू पुस्तिका का 5वां संस्करण भारत के सतत विकास लक्ष्य, जिसको हम SDG कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य उद्यमियों पर प्रकाश डालता है। ये स्टार्टअप पुनर्चक्रणीय नवीकरणीय सामग्रियों जैसे कि हरित ऊर्जा, समावेशी शिक्षा, कम प्रतिनिधित्व वाले समुदाय और स्थानीय कारीगरों पर फोकस करता है। तो यहाँ पर जो मैंने 5 करंट अफेयर्स की बात की है वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग को उम्मीद है पसंद आए होंगे, तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लेके इस तरह की वीडियो के पाने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। ऐप को डाउनलोड करके आप लोगों ने टेस्ट सीरीज और इसकी PDF को पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कर लीजिए। सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उसको भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। आज यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो को मिलता बहुत बहुत धन्यवाद।